वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की स्पेशल सीरीज में हम देखेंगे कि क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्या काम करती है और इससे हम सबको क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। व्हाट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? तो देखिए, एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये मल्टी एजेंसी ऑटोनोमस बॉडी है और ये रजिस्टर्ड होगी सोसाइटीज एक्ट के तहत। तो सबसे पहले ये एक मल्टी बॉडी है, मतलब कि इसमें बहुत सारी अलग अलग बॉडीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स काम करेंगे और ये जो है सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑटोनोमस होगी। फिर ये क्या काम करेगी? ये जो है टीयर 1 जो एग्जाम होते हैं उसको कंडक्ट कराएगी और उसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के बाद जो नीड होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, ऑलमोस्ट 20 प्लस एग्जामिनेशन की ये नीड जो है खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराएगी, बट पहले इनिशियल फेज में, मतलब अभी जो शुरुआती का दौर है उसमें ये केवल जो है शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट्स को फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, दैट इज नॉन टेक्निकल पोस्ट, स्पेसिफिकली फ्रॉम 3 मेजर एजेंसीज। आरआरबी के लिए जो है शिफ्ट करेगी, रेलवेज के लिए, एसएससी की जो पोस्ट होती है और आईबीपीएस की जो पोस्ट होती है। तो अभी फिलहाल जो है 3 एजेंसीज के जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कराएगी टीयर 1 के। टीयर 1 मतलब कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो हमें एक देना होगा। एनआरए के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आएंगे, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम करा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से आएंगे, एसएससी से आएंगे, आरआरबी से आएंगे और आईबीपीएस से आएंगे। ये एनविजन किया जा रहा है कि एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक स्पेशलिस्ट बॉडी हो जाएगी और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंबाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो ये जो है इसके बहुत सारे जो है जो ये एजेंसी अभी बनाई गई है या जिसकी आज घोषणा की गई है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे जिनको हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस स्लाइड से आपको ये समझना है कि ये एक मल्टी एजेंसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। अब क्यों इसकी जरूरत होनी चाहिए, वाई वी नीड इट, क्यों जरूरत है? देखिए, अभी क्या होता है कि जो भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब सीकर्स हैं, मतलब हम जो एस्पायरेंट्स हैं, ये बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए बैठते हैं। साल भर क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सबकी इनको तैयारी करनी होती है और ये सभी एग्जाम्स जो है मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के लिए अलग फीस जाती है, फिर आपको एग्जाम देने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर शहरों में इनके जो है सेंटर्स पड़ते हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स तक जाना पड़ता है और ये कई बार करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जैसे कि विमेन हो गई, तो विमेन को बोल दिया जाता है कि भाई आप मत जाओ क्योंकि आपको यहाँ ट्रैवल करना है और जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको सेफ एंड सिक्योर जो है कंडीशंस मिल जाए जिससे आप स्टे कर सकें। दिव्यांग हो गए, ट्राइबल एरिया से आने वाले लोग हो गए, तो उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बार बार एग्जाम में अपीयर करने के लिए। तो एनआरए क्या करेगा, इन सभी पेन पॉइंट्स को, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको रिमूव कर देगा, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक कॉमन एडमिशन टेस्ट देना होगा टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक टेस्ट देना होगा और उससे हम मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स के मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे जो है कैंडिडेट्स के ऊपर जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा और साथ साथ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि 1000 जो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का जो है ये रिक्रूटमेंट पे खर्चा आता है इन तीनों एजेंसीज का। तो ये जो खर्चा है इधर से ये इसमें कमी आएगी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा तेज हो जाएगा, एक्सपीडिएट हो जाएगा। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो बात की जा रही थी वो क्या है? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 3 लेवल्स पे कंडक्ट कराया जाएगा। पहला होगा ग्रेजुएट लेवल, जो आपका सीजीएल लेवल होता है। अभी एसएससी में सीजीएल के एग्जाम कराए जाते हैं। बैंकिंग में जो है आपका जो पीओ वाली पोस्ट होती है उनके लिए ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो एक ग्रेजुएट लेवल टेस्ट होगा। एक हायर सेकेंडरी लेवल टेस्ट होगा, 12th पास के बाद जो एसएससी में टेस्ट होता है या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में टेस्ट होता है और आईबीपीएस में भी टेस्ट होता है क्लरिकल वाला, वो दूसरा टेस्ट होगा। और तीसरा आपका मैट्रिकुलेट, मतलब कि जो 10th पास वाला टेस्ट होता है, तो 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो है टेस्ट कराए जाएंगे। 3 लेवल्स में ये टेस्ट कंडक्ट होंगे। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये टायर 1 जो होता है, मतलब जो प्रीलिम्स होता है, जिसको एसएससी कंडक्ट कराती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराते हैं और आईबीपीएस कंडक्ट कराते हैं। तो इन तीनों टेस्ट को ये पर्टिकुलर सीईटी
रिप्लेस करेगा। सीईटी से जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को फॉर ग्रुप बी एग्जाम एंड ग्रुप सी एग्जाम अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब साथ साथ देखते हैं कि सीईटी से चॉइसेस कैसे जॉब सीकर्स के साथ बढ़ेंगी। तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड करिकुलम होगा। तो जो बेसिक एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें जो स्टैंडर्ड होता है वो यूजुअली जो है कॉमन सा स्टैंडर्ड होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्स के थोड़ा थोड़ा पैटर्न डिफरेंस होता है, तो सबकी अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। इससे प्रिपरेशन में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है और साथ साथ बहुत उनका कीमती टाइम भी जो है वेस्ट होता है। तो ये इसमें और कुछ एग्जाम्स में डिफिकल्टी लेवल कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इस एग्जाम से क्या होगा कि सभी जो प्रीलिम्स है उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। इससे एक बच्चों को क्लैरिटी रहेगी कि कितना मिनिमम उनको तैयारी करनी है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो है प्रेडिक्टेबल हो जाएगी और उनको पता होगा किस डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के एग्जाम को हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक कॉमन एग्जाम है तो प्रिपरेशन काफी फोकस्ड हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है 12 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में किया जाएगा। बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वो अभी इंग्लिश और हिंदी में ही कंडक्ट होते हैं। इससे जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो जिन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई की है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के बच्चों की शिकायत रहती है, तो उनकी शिकायतें दूर हो जाएगी। अभी फिलहाल 12 लैंग्वेजेस में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोशिश की जाएगी कि जितनी भी लैंग्वेजेस है हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, उन सभी लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट कराया जाए। सीईटी का जो स्कोर होगा वो फाइनल उससे जो है बच्चों का सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। और स्पेशलाइज जो आपका टीयर 2 और टीयर 3 एग्जामिनेशन होता है उसमें एडमिशन बच्चों का सीईटी के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो जैसे आपको पता होगा ना, जैसे आप बात करते हैं सैट की, जो यूएसए में कंडक्ट कराया जाता है, ये सैट आपका एक कॉमन स्कोर होता है, स्कोर कार्ड आ जाता है, और इस स्कोर कार्ड को यूज करके बहुत सारे जो एडमिशन है, एडमिशन प्रोसेस लिया जाता है यूएसए में। इसी तरह से जीआरई का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी टाइप का ये टेस्ट हो जाएगा सीईटी। आपको अगर एग्जामिनेशन मतलब जो टीयर 1 को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप इस मतलब जो आपका प्रीलिम्स है वो आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपका सीईटी का स्कोर अच्छा है। सीईटी का जो स्कोर है, सबसे बढ़िया बात यह है कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। अभी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि प्रीलिम्स हमने क्लियर कर लिया इस साल, अब मेंस में क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो अगले साल फिर से प्रीलिम्स की साइकिल जाती है, और इससे बच्चों का बहुत जो कीमती टाइम है जहां पर उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए वहां पे लॉस हो जाता है बच्चों का। तो ये इससे एक कैंडिडेट को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि ये जो स्कोर कार्ड है ये 3 साल तक वैलिड है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, 6 मंथ्स पे इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप स्कोर में बढ़ोतरी कर सके, और जो बेस्ट अवेलेबल स्कोर होगा वो जो है रखा जाएगा। तो 3 साल के लिए वैलिड होगा आपका स्कोर, और जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। साथ साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पर आती है कि कहीं हमारे अटेम्प्ट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट ना कर दें। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी की अगर आप बात करें, प्रीलिम्स में अगर आप फेल हो जाते हैं वो एक अटेम्प्ट के रूप में काम माना जाता है, फिर आप मेंस में अपीयर ही नहीं हो पाते। तो इसी तरह से आईबीपीएस में अभी अटेम्प्ट का सिस्टम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी आईबीपीएस का एग्जाम में नहीं बैठी हूँ, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है अच्छे से। बट शायद जहां तक मतलब 1-2 लोगों ने मुझे बताया है तो शायद इसमें अटेम्प्ट्स होते हैं। तो ये जो सीईटी एग्जाम होगा इसमें कोई अटेम्प्ट का सिस्टम नहीं होगा। आप जब तक चाहें इनको जो है अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो आप जो है आपके पास स्कोप है एग्जाम में अपनी जो स्कोर को बढ़ोतरी करने का। उसके साथ साथ जो अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है वो अपर एज लिमिट जो है लागू होगी। रिलैक्सेशन जैसे कि मिलता है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, पीडब्ल्यूडी को, जैसे अभी भी मिलता है वही रिलैक्सेशन दिया जाएगा सीईटी में भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ओबीसी को यूपीएससी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, तो वही उसी तरह का रिलैक्सेशन अगर मान लीजिए आईबीपीएस में भी 3 साल का है तो सीईटी में भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो रिलैक्सेशन जस के तस रहेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं होंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि साल में 1 ही बार आप अपीयर कर सकते हैं, 2 बार कंडक्ट होगा, दोनों बार आप अपीयर कर सकते हैं। स्कोर जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा, और साथ साथ जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा, मेरे समझ में ये एक बहुत ही, ये जो स्पेसिफिकली जो 3 साल तक वैलिड होना जो बात है, ये काफी अपने आप में बच्चों को काफी रिलीफ के रूप में ऊपर के सामने आएगी, क्योंकि उनको अब
सिर्फ मेंस की तैयारी करना रह जाएगा, तो प्रीलिम्स की वजह से उनको जो है ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। एक कॉमन प्रीलिम्स तैयार करना है, फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। इससे न केवल जो है कैंडिडेट्स को फायदा होगा, बल्कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए भी काफी जो है फायदा होने वाला है। अब उसके साथ साथ क्या क्या इसमें क्या इससे क्या बेटरमेंट होगा फॉर द रिक्रूटमेंट एजेंसी। सबसे पहली चीज है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो अभी 1 साल 1.5 साल तक जाता है, कभी कभी 2 साल तक भी एक्सटेंड कर जाता है, तो वो जो है आपका एक्सपीडिएट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं वो प्रीलिम्स स्टेज में अपीयर होते हैं। अब ये प्रीलिम्स स्टेज में बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए आपको उतने ही नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल कराने होते हैं, उतना ही आपको जो है इनकी साथ साथ इनका वो भी करना होता है, इवैल्यूएशन भी करना होता है। तो ये सारा जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी को देखना नहीं पड़ेगा, उनको सीधे सीधे मेंस कराना है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, सब्सिक्वेंटली इंटरव्यू कराना है, अगेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इधर भी कम है। तो इससे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेटरमेंट ये होगा कि मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर करने की जो दिक्कत आती है वो खत्म हो जाएगी। कभी कभी क्लैशेस हो जाती हैं डेट्स, कभी कभी जाने में प्रॉब्लम होती है, फिर फीमेल्स के लिए जो है प्रॉब्लम आती है कि हर बार कौन लेके जाए, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसका मिटिगेशन होगा। एक और चीज जो सबसे अच्छी है इसमें कि इसके 1000 सेंटर्स होंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर होगा। तो इससे क्या है कि आपको अर्बन एरियाज में, जैसे यूजुअली अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो बहुत लिमिटेड अर्बन एरियाज में होते हैं, अब कैंडिडेट का वहां तक पहुंचने में कैंडिडेट को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो एनआरए के तहत क्या होगा कि कैंडिडेट के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही उसको कम से कम एक सेंटर तो होगा ही, अगर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक से ज्यादा सेंटर भी हो सकता है। तो कैंडिडेट को सेंटर तक पहुंचने में आसानी होगी, इससे जो है उसका एग्जाम छूटने की बात नहीं होगी और उसको जो है सहूलियत बहुत ज्यादा पड़ेगी। उसके साथ साथ जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी सेंटर्स होंगे, और जो बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से बच्चों का रिक्रूटमेंट काम होता है उनको हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनको पूरा जो है सपोर्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, इट इज एन ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, और स्कोर कार्ड भी हाथ के हाथ जनरेट हो जाएगा। अभी क्या होता है कि स्कोर कार्ड बहुत बाद में आता है, बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहती है, आगे की प्रिपरेशन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ये भी यहाँ से जो है इम्प्रूवमेंट आने वाला है। इससे जो एक्सेस है रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स को और विमेन कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। एनआरए में जॉब सीकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखा गया है, क्योंकि कैंडिडेट्स अपने टेस्ट को शेड्यूल करा सकते हैं। अभी क्या होता है कि डेट आ गई, डेट के अकॉर्डिंग आपको जाना है, आपके सारे जो भी आपका काम है वो डेट के अकॉर्डिंग आपको जो है मैनेज करना होता है। जैसे हम बिल्कुल ये सैट की तरह ही है, टोफेल सैट वगैरह के टेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे आप अपने एग्जाम को अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल करा सकते हैं। तो वही चीज है एनआरए में भी, आप अपने एग्जाम को शेड्यूल करा सकते हैं और अपना सेंटर जो है खुद चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए सीईटी के जो स्कोर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है, पीएसयूज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, इन सबके साथ शेयर किया जाएगा। अगर कैंडिडेट की मर्जी होगी तो इन सबके साथ इनको शेयर किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी सीईटी के स्कोर को लेकर के वो अपना जो बेसिक राउंड होता है, एलिमिनेशन राउंड है, उसको कंडक्ट कराएं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और बच्चों के लिए इससे काफी सहूलियत होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस की कॉस्ट सेव करने में मदद करेगा और जो टाइम स्पेंड होता है रिक्रूटमेंट में वो शॉर्टन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट साइकिल जो है शॉर्टन हो जाएगी, और इससे जॉब सीकर का सबसे ज्यादा जो है फायदा होने वाला है। उनको एक क्लैरिटी रहेगी और वो अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। उनका जो एक बेशकीमती टाइम जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बर्बाद होता है उसमें कमी आएगी। एनआरए से जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इनिशियली एनआरए को जो है 2 बार, एनआरए जो है सीईटी को 2 बार कंडक्ट कराएगा और बाद में जो है इसको ज्यादा टाइम भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स का, उसके बाद रोल नंबर जनरेट होंगे, एडमिट कार्ड्स आएंगे, मार्क्स डिस्प्ले, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकता है कि स्क्रीन आउट हो जाएं सीईटी के दौरान। मीडियम ऑफ राइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है जो भी स्पेशलाइज एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं वो नियरली 5% रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ। आई होप आपको एनआरए समझ में आया होगा, सीईटी समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।